हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएससी क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम 2024 को लेकर कि आप किस तरह से इंग्लिश के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। मुझे पता है अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर और इंग्लिश का पेपर आपको 4 मार्च को होने वाला है। तो किस तरह से आपको बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है जिससे आप बहुत ही कम समय के अंदर अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर लेके आ जाओ। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ कि आपके एक आएगा सेक्शन है, ये आपको पता होगा। सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलने वाला है एक पैसेज, और पैसेज को सोल्व करना बहुत ही आसान है और आई होप आपको पैसेज सोल्व करना आता होगा। अगर आपको पैसेज सोल्व करना नहीं आता है तो मैंने इस चैनल पर वीडियो डाल रखी है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और आप पैसेज सोल्व करना सीख जाएंगे। और पैसेज को सोल्व करके आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 9 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि आपको 7 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो बहुत आसान होंगे, वो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपके 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको या तो विच मीन्स पूछ लिया जाएगा या फिर अपोजिट पूछ लिया जाएगा। तो उसके लिए वो डिपेंड करेगा आपकी इंग्लिश पर कि आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको वो मीनिंग समझ में आ जाती है और इस पैसेज में आप ढूंढ लेते हो तो आप इसको सॉल्व कर सकोगे और 3 नंबर आसानी से ले सकोगे। वरना आपके जो 6 नंबर है वो आपके कहीं नहीं जाने वाले अगर आपने अनसीन पैसेज को सॉल्व करना सीख लिया है। 1-2 पैसेज की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको कई दिक्कत नहीं आएगी पैसेज को सॉल्व करने को लेकर। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन सेकंड की, तो क्वेश्चन सेकंड भी सेम उसी टाइप का है। आपको क्वेश्चन सेकंड के अंदर भी एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को आपको सोल्व करके क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो इस पैसेज के अंदर भी क्या सीन रहेगा, यही कि 4 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ऐसे जो आप पैसेज से सोल्व करके दे देंगे। लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको विच मीन्स या फिर अपोजिट पूछा जाएगा, तो वो आपको पता ही है कैसे सोल्व करना है। लेकिन आप 4 मार्क्स जो है वो आसानी से गेन कर सकते हैं। तो बात यह है मुद्दे की कि अगर आपने अनसीन पैसेज को सोल्व करना सीख लिया है तो कम से कम मैं बता रहा हूँ आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए इंग्लिश के पेपर के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के अंदर आपके जो आने वाला है वो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी में जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा वो आपको मिलेगा या तो शॉर्ट कॉम्पोजिशन का या फिर रिपोर्ट पैराग्राफ का। तो अब हम बात करते हैं कि ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन क्या बला है और जो रिपोर्ट है वो क्या बलाएं है और इन बलाओं को आपको कैसे दूर करना है। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, शॉर्ट कॉम्पोजिशन को कैसे करना होगा आपको। तो आपको क्या करना है, आप जो रिफ्रेशर यूज करते हो, और जहाँ तक मुझे पता है आप संजीव रिफ्रेशर यूज करते होंगे और आपको करनी भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और शॉर्ट कॉम्पोजिशन को आपको कैसे करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है शॉर्ट कॉम्पोजिशन का, तो आपको क्या करना है, 6 या 7 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 लाइन के अंदर आप उसको लिखेंगे और बहुत सारी जानकारी जो होगी वो आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई होगी। तो आपको उसी जानकारी का यूज करते हुए आपको अपना कॉम्पोजिशन तैयार करना है। जो जानकारी दी होती है उसी जानकारी को आपको यूज करना है और आपको कम से कम 2 या 3 लाइनें तो आपको क्वेश्चन के अंदर से ही मिल जाएगी। बस आपको उसे तोड़ मरोड़ के आपको अपने कॉम्पोजिशन के अंदर पिरोना होगा जो कि आपको आना चाहिए। और इम्पोर्टेंट कॉम्पोजिशन ऐसा कुछ नहीं होता है, कौन सा भी कॉम्पोजिशन आ सकता है, किसी भी टॉपिक पर कॉम्पोजिशन आ सकता है। आपको लिखना आना चाहिए। 2 या 3 लाइनें आपको अपने क्वेश्चन से लेनी है, 2 या 3 लाइनें अपनी तरफ से ऐड करनी है। आपको ज़्यादा कठिन शब्दों का यूज नहीं करना है, आसान आसान शब्दों का यूज करना है जिनकी मीनिंग आपको आती हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मीनिंग नहीं आती है, वो हर कुछ भी सेंटेंस बना देते हैं अनाप शनाप जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको उन्हीं शब्दों का यूज करना है जो आपको आते हैं और उन्हीं शब्दों का यूज करते हुए आपको अपने सेंटेंस को बनाना है। अगर आप इस तरह से करोगे तो ही आपकी इंग्लिश में नंबर आएंगे और बात बनेगी, वरना आपकी बात नहीं बनने वाली है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको शॉर्ट कॉम्पोजिशन और रिपोर्ट पैराग्राफ जो भी है उनको कैसे करना है। इसके बाद एक जो सबसे आसान टॉपिक आता है वो आता है लेटर राइटिंग। लेटर बहुत ही आसान होता है। लेटर में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको बीच की बॉडी लिखनी होती है, वरना ऊपर का नीचे का
बिल्कुल चीज़ें सेम रहती है सारे लेटर के अंदर। तो आप क्या कीजिए, मैंने इस चैनल पर वीडियो डाल रखी है लेटर राइटिंग के ऊपर, तो आप उस वीडियो को देख के लेटर लिखना सीख जाएंगे। अगर आपने लेटर लिखना सीख लिया तो कम से कम आपके 3 से 4 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है वो तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो बीच की बॉडी होगी वो आपको जरूर लिखनी पड़ेगी, और बॉडी भी आपको क्वेश्चन की हेल्प से लिखनी पड़ेगी, और आप आसानी से लिख सकते हैं अगर आपने लेटर राइटिंग पर थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रखी है। तो आपको पता चल गया है कि आपको लेटर को कैसे करना है। और एक बात ये तय है कि इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। पहले मैं आपको 2-4 लेटर बता दूंगा, जरूरी नहीं है कि वो लेटर आपके एग्जाम में आएंगे, बस आपको लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन में जो जानकारी दी गई है उसका यूज करना है, और अपने अच्छे अच्छे सेंटेंस का यूज करना है, और जो मीनिंग का अर्थ होना चाहिए और आपको मीनिंग आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो सेक्शन सी रहेगा वो आपकी ग्रामर रहेगा, ठीक है। सेक्शन सी आपका क्या है, ग्रामर है। तो ग्रामर भी बेहद ही आसान आती है आपके, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, और आप आसानी से ग्रामर स्कोर कर सकते हैं। तो आपको ग्रामर को कैसे करना है, सही बात बताऊं तो आपके पास संजीव रिफ्रेशर होनी चाहिए, और संजीव रिफ्रेशर के अंदर बहुत ही डिटेल से आपको ग्रामर समझाई गई है। तो आप इसका यूज करके आसानी से अपनी जो ग्रामर है उसको कंप्लीट करके आप अपने जो जितने भी मार्क्स है ग्रामर के, वो आप 8 मार्क्स जो है वो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपके सेक्शन डी की, सेक्शन डी के अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा पैसेज। तो एक पैसेज जो एक ऐसी चीज़ है वो आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करा सकती है, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और इसके लिए मैंने वीडियो भी डाल रखी है इस चैनल पर, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अब की बार जो ये पैसेज मैं बता रहा हूँ वो आपका सीन पैसेज होगा, मतलब आपने कहीं ना कहीं इस पैसेज को पढ़ा होगा अगर आपने पूरे साल के अंदर कभी भी इंग्लिश की किताब खोलकर देखी है और कभी चैप्टर्स की रीडिंग मारी है, तो आपको वो पैसेज जो है वो अटपटा नहीं लगने वाला है। इसके बाद आगे की जो भी कहानी रहने वाली है आपके, या तो वो पोइट्री सेक्शन की रहेगी या क्वेश्चंस की रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पोइट्री सेक्शन के अंदर जो आपके आएगा स्टेंजा, उस स्टेंजा को आपको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए, स्टेंजा को सोल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले रेफरेंस, इसके बाद आपको यूज करना है कॉन्टेक्स्ट, इसके बाद आपको यूज करना है एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेफरेंस भला क्या है। तो रेफरेंस के अंदर क्या होता है, आपको ये लिखना होता है कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, किस पोएम से ली गई है, और इस पोएम के जो पॉइंट है उनका नाम क्या है। अगर ये लिख दिया तो आपका रेफरेंस कंप्लीट हो गया, और ये मान के चलो कि 1 या 1.5 मार्क्स आपको मिल चुका है। इसके बाद बात आती है कॉन्टेक्स्ट की। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, ये बताना होता है कि जो स्टेंजा दे रखी है आपको, इस स्टेंजा के अंदर क्या बताया गया है, ये स्टेंजा बेसिकली किस पर है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताना होता है। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन, जैसे कि नाम से स्पष्ट एक्सप्लेन करना है, आपको इस स्टेंजा को एक्सप्लेन करना है कि ये स्टेंजा है जो किस बारे में है, किसके बारे में इस बुक को में बताया गया है, क्या क्या जानकारी है इस स्टेंजा के अंदर, वो आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखनी होती है। और मुद्दे की बात यह है कि रेफरेंस आपका 1 या 2 लाइन का होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट भी 1 या 2 लाइन का शॉर्ट स्वीट होना चाहिए, और एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा बहुत मेहनत करके लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। मान लीजिए आप एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं लिख पाते, फिर भी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिख के आप आसानी से 3 मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी चैप्टर्स पढ़े हैं तो आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो अगर कुछ ना हो तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को कर ही लेना, ये इसके मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है क्वेश्चन आंसर की, कि क्वेश्चन आंसर क्या करने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, कैसे करने होते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। फिर क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में आप कोई श्योरिटी नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। कोई आपको बता भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वो कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात ये माननी चाहिए आपको कि क्वेश्चन आंसर अगर आपको करने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सभी चैप्टर्स की एक बार अच्छे से, मतलब बिल्कुल अच्छे से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे आराम से। और जो शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन आंसर होते हैं, जैसे कि 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर हो गया आपके, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। और बड़े बड़े क्वेश्चनों को तो आपको सेंटेंस को मिला के और जो कहानी है उनको मिला के ही आपको लिखना पड़ेगा,
तभी आपकी बात बनेगी और आपको नंबर मिल पाएंगे। अब की बार क्या रहेगा, आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो कि हलवा होंगे। बिल्कुल आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे हलवा। क्यों कहा हलवा? अगर आपने अच्छे से चैप्टर्स की रीडिंग लगा रखी है तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर क्या बारे में बताया गया है, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से करेक्टर्स है, कौन कौन से करेक्टर का क्या क्या रोल है। वो सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप इन 6 क्वेश्चंस को हलवा समझ के आसानी से कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे आपके इंग्लिश का पेपर रहेगा और आपको ऐसे ऐसे करना होगा। और सबसे लास्ट में एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंग्लिश का पेपर है उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो भी सेंटेंस यूज करो वो शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए, ज़्यादा लंबे सेंटेंस नहीं बनाने हैं। इंग्लिश ग्रामर का आपको अच्छे से ध्यान रखना है और मीनिंग्स जो भी यूज करो वो आपको आनी चाहिए। ऐसी नहीं कि हर कोई भी मीनिंग बना ली और यूज कर ली, ऐसे आपको नहीं करना है। अगर आप इन गलतियों से बचोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्वेश्चन आंसर को कैसे हैंडल करना है। अच्छे से आप अपनी एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगाइए, फिर आपके क्वेश्चन आंसर आसानी से बन जाएंगे अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है। तो इस तरह से आपको अपने इंग्लिश के पेपर को हैंडल करना है। और आप ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की कोशिश ना करें, जितना लिख सके उतना ही लिखें। फालतू की चीज़ें नहीं लिखें। फालतू की चीज़ें लिखने से क्या होगा, इम्प्रेशन कम जाएगा तो आपके नंबर भी कम आएंगे। जो भी लिखे अच्छा लिखे और बढ़िया लिखे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा और यही मेरी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और आगे के कोई भी दिक्कत आए आपको तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और जितने भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर PYQ हो गए, जो मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप ज़रूर एक बार उनको विजिट कीजिए और देखिए। और सबसे अच्छी बात यह कि आप 2023 के जो पेपर है बोर्ड के वो देखिए। उनको देखने के बाद आपको लगेगा कि क्या हलवा पेपर बनाए हैं बोर्ड वालों ने। तो आपके आसानी से मार्क्स आ जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी आपका अप हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।